ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का खदशा अरूज पर है। ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि अमेरिका के पास ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनके साथ वो ईरान पर कार्रवाई कर सकता है। क्या वो ज़मीनी कार्रवाई करेगा, या ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाएगा, या बड़ा फ़िज़ाई हमला किया जाएगा? क्या हो सकता है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ ऑप्शंस की मैंने बात की, अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका के पास 3 ऑप्शंस हैं, जो मेरा अपना है। 1, 2 और 3, और सबसे अहम जो है वो नंबर 3 ऑप्शंस है, लेकिन वो मैं एंड पे बताऊँगा। सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि वो समंदर के रास्ते हमला करे और हमला करने के नतीजे में तबाही और बर्बादी जो है वहाँ पर उसके मनाज़र बनाए और उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जाए टोमाहॉक मिसाइल्स के ज़रिए। ये वो रास्ता है जो इस वक्त हमें दुनिया को दिखाया जा रहा है कि ईरान पर हमला समंदर की जानिब से किया जाएगा। इसीलिए उसका अब्राहम लिंकन हो, उसका वो फ्लोटिला जिसका ज़िक्र रात भी उसने किया है वो हो, तो मेरीन्स के ज़रिए ये हमला होगा। दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि फ़ज़ाई और बर्री हमला किया जाए, यानी उसके कमांडोज़ जो हैं वो फ़ज़ाइया के ज़रिए, जिस तरह से वेनेज़ुएला पर हमला किया गया था और वहाँ के सदर निकोलस मडोरो को उठाया गया था, इसी तरह की कोई कार्रवाई की जाए और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास अराग़ची समेत सुप्रीम कमांडर अली ख़ामेनी को वहाँ से उठा लिया जाए और फिर एक नई गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया जाए। जिस तरह से ये बिल्कुल वेनेज़ुएला स्टाइल ऑफ चक्कर है जिसमें वो किया है। ये 2 ऑप्शन तो उसके लिए ओपन है। देखिए, पहली ऑप्शन समंदर वाली है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो समुद्री हवाले से कमज़ोर मुल्क नहीं है। उसको भी पता है कि उसकी बंदरगाहें जो हैं दुनिया की लाइफ लाइन्स हैं। मैं इसलिए दुनिया की लाइफ लाइन्स कह रहा हूँ कि दुनिया की तवानाई का एक बड़ा ज़ख़ीरा वहाँ से गुजर कर जाता है और उसको अगले 2 रोज़ के लिए बंद होना है। ये जो मशक़ें हो रही हैं, अगर ये 2 रोज़ के लिए बंद हो सकती हैं तो ये 100 रोज़ के लिए भी बंद हो सकती हैं। तो ये लाइफ लाइन किसकी कटेगी अदील भाई? ये लाइफ लाइन कटेगी, एनर्जी की लाइफ लाइन कटेगी। दुनिया की एनर्जी की कटेगी। और मिडल ईस्ट की एनर्जी तो उनके पास है, यानी मिडल ईस्ट के पास अपना खुद के जो आयल है वो तो मौजूद होगा। क्या मौजूद नहीं होगा? खुराक और अद्वियात और वो सामान तइश जिसके वो आदी हो चुके हैं यूरोपियन अमेरिकन। देखें, आबना हरमज़ से 100 जहाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरता है। सिर्फ आबना हरमज़ की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने इसमें ना खलीज फारस शामिल किया है, ना मैंने रेड सी शामिल किया है। आबना हरमज़ से गुजरते हैं 100 बहरी जहाज़, और अगर आप ये 100 बहरी जहाज़ का अंदाज़ा करें तो एक बहरी जहाज़ हमारी इस पूरी बिल्डिंग से, जो कि 12 कनाल की है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। लाजमी बात है। तो आप उधर गुजरते हुए नज़ारा देखें कि 100 अगर आप दिन में गिनना शुरू हो जाएँ तो आपको समझ नहीं आएगी यार इतना माल आता कहाँ से और जाता कहाँ पे। इसमें जो है ऑयल टैंकर्स भी शामिल है और इसमें खुराक और अद्वियात वाले जहाज़ यानी तजारती जहाज़ भी शामिल है, जो गोश्त, आपको पता है मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर कोई न्यूजीलैंड से जाता है। ये मैं वैसे ही बरसबील तस्करा बता रहा हूँ। ज़्यादातर गोश्त जो है, भेड़ें और मुर्गियाँ जो हैं वो न्यूजीलैंड से जाता है। ये मैं न्यूजीलैंड गया था तो पता चला था। खैर छोड़े इसको। ये 100 जहाज़ जब बंद हो, ये रास्ता बंद होगा, खलीज फारस वाला रास्ता बंद होगा, तो ये पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफ लाइन कटेगी और मिडल ईस्ट की तो बिल्कुल ही लाइफ लाइन कट जाएगी। यानी उसके ममालिक को जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब समंदर में अगर जंग शुरू हो जाती है तो ईरान के पास बेशुमार ऑप्शंस हैं। वो अपने क्योंकि वो तो ज़मीन से भी मिसाइल फायर कर सकता है। अमेरिका को ये सहूलत अब ख़त्म हो गई है क्योंकि मिडल ईस्ट में उसको कोई ज़मीन नहीं मिली इस मकसद के लिए। जंग तो होगी और अमेरिका इस वक्त बज़ाहिर मजबूत भी नज़र आता है। वो तुला पड़ा है जंग के लिए। मजबूत नज़र आता है जी, इसलिए वो तुला पड़ा है। अगर वो कमज़ोर होता तो ना तुलता ना जी। और अभी भी वो मुज़ाकरात की अगर बात कर रहा है तो सिर्फ इस डर से कि उसको मिडल ईस्ट से कोई सपोर्ट नहीं मिली है। ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताया कि वेनेज़ुएला तर्ज का एक फ़ज़ाई ऑपरेशन है जिसमें फ़ज़ा और मरीन से उतरें और वो करें। उसका रास्ता भी रुक गया है, तकरीबन इसलिए रुक गया है कि आपको मैंने एक इतला की थी वो SU-35 वाली और फिर ये MI-28 हेलीकॉप्टर्स वाली। तो वो जो हेलीकॉप्टर्स उतरे थे वेनेज़ुएला में, वो इसलिए कि वो तैयार नहीं थे और उनके तमाम सिस्टम्स को जैम और लॉक्ड कर दिया गया था और वहाँ पर चीन का सिस्टम लॉक्ड हो गया। चीन बहुत दूर है वेनेज़ुएला से, कहाँ अमेरिका कहाँ चीन, और रशिया भी दूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल साथ हैं। यहाँ पे वो इसको इस तरह से जैम नहीं होने देंगे, यानी उनके जैमर्स जो हैं इनके
मवासलाती निज़ाम को जैम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगी। इसमें भी जो है मुझे नज़र आता है कि ईरान सर्वाइव कर पाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन जो हैं, समंदर हो और फ़ज़ाई और बरी अफ़वाज का ऑप्शन हो, इस दो ऑप्शंस में अमेरिका जो है मुझे सर्वाइव करता हुआ नज़र नहीं आता, यानी जीतता हुआ नज़र नहीं आता है। हाँ, जंग होगी, जैसे जून में 12 रोज़ा जंग हुई थी इजराइल और अमेरिका के साथ, और अभी भी अमेरिका को कुछ अपनी पोजीशन कमज़ोर इसलिए नज़र आती है कि यूरोपियन यूनियन चीन के साथ अपनी रुआबत बढ़ा रही है। तो अमेरिका जो है आहिस्ता आहिस्ता एक तन्हाई के शिकार होता चला जा रहा है। अब आ जाएँ उस तीसरी ऑप्शन की जानिब, जो मैंने आपसे कहा था कि दो ऑप्शन तो हैं, एक समंदर है, एक वो फ़ज़ा और बरी अफ़वाज की ऑप्शन है। एक तीसरी ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन ये है कि अमेरिका पीछे हट जाए। अच्छा। हाँ, ये भी ऑप्शन मौजूद है। देखें, मैंने और आपने एक व्लॉग किया है जिसमें मैंने बताया कि सदर पुतिन जो हैं उसकी मुलाकात हुई है सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह से, ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल के, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह से, अली लारिहानी से, और ये मुलाकात बड़ी अहम है। देखें, अगर एटम बम से ईरानियों की जान जा सकती है, तो उसी एटम बम से अमेरिकन की भी जान जा सकती है। कोई दुनिया का शख्स जो है वो ख़ुद को एटमी जंग से महफूज नहीं पाता है, यानी वो कोई ऐसा लिबास नहीं पहन सकता जो उसको एटमी जंग से बचाए। वो कोई ऐसी शील्ड अभी तक ईजाद नहीं हुई है जो एटम को रोक सके। अगर दोनों तरफ से चलते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि रशिया और रशिया के सदर जो हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी के कौंसिल के चेयरमैन से क्यों मिल रहे हैं? अगर ये कहा जा रहा है कि ये इसलिए मिल रहे हैं कि बाहमी तल्लुकात पर गौर किया जाए, तो मेरा ख्याल ये खाम ख्याली है। ये उसी सिक्योरिटी के लिए मिल रहे हैं जो ईरान की ज़रूरी है इस वक्त, और अमेरिका पीछे हट जाए, ये तीसरी ऑप्शन उसके लिए बेहतर है। जहाँ तक बात चली गई, वो अपना बहरी बेड़ा वहाँ पर रखे। आपने हरमज़ में ईरान को ना छेड़े। ईरान एक शहद की मक्खियों का छत्ता है, और इसको हाथ डाला तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका को कहीं जयपना नहीं मिलेगी। रशिया और चीन यही चाहते हैं कि अमेरिका जो है इस जंग में फंसे धंसे। देखें, उन दोनों की इकानमी मजबूत होगी इससे, मैं अब दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों की इकानमी मजबूत होगी। ईरान मज़ीद सस्ता तेल चीन को देगा, ईरान मज़ीद असला रशिया से ख़रीदेगा। कमज़ोर किसकी इकानमी होगी? अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका को कहीं से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। उसका सारे का सारा अपना ज़ोर, अपनी ताकत लगानी है उसने, और उसमें उसने अपना पैसा सर्व करना है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि बाइडन दौर में अफ़गानिस्तान में जो हमने पेशकदमी की उसका हमें नुकसान हुआ, और नुकसान ये हुआ कि हमने अरबों डॉलर वहाँ पे छोड़ दिए। 7.5 अरब डॉलर का तो सिर्फ असला छोड़ा था। साख भी ख़राब हुई कि वहाँ से भागना पड़ा, जूते छोड़कर, जलती बत्तियाँ छोड़कर भागना पड़ा था। यहाँ पर भी अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका मतलब यह है कि अमरीकी साख जो है उसको शदीद धचका पहुँचेगा, और आने वाले दिनों में जो अमेरिका टैरिफ की बात करता है, वो टैरिफ वाला हवा भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन जो है ये वैसे ही इस हवे को कम कर रहा है, और ये अमेरिका को समझना चाहिए कि उसको वो इस जंग में फंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है। तो तीसरी ऑप्शन जो मैंने उसको दी है, वो ऑप्शन मेरा ख्याल है उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अभी भी वक्त है वो इससे पीछे हट जाए। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।